अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो रोज़ अपनी शक्ल चेंज कर रही है। अमेरिका और उसके अलाइज, काफ़ी हद तक अलाइज अमेरिका की पॉलिसी से खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका इस चक्कर में है कि आखिरी यूक्रेनियन मर जाए लेकिन हारे नहीं, जबकि रशिया को हराना नामुमकिन है, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी ढटाई पर अड़ा हुआ है। नेटो की समिट हुई लिथुआनिया में, उसके बारे में मैं डिटेल से आखिर में बताता हूँ। पहले मैं आपको क्लस्टर बम के बारे में बताऊँ, जो अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका सप्लाई करेगा क्लस्टर बम यूक्रेन को। और फिर बीच में मैं कुछ वॉर के बारे में बताऊंगा कि क्या हो रहा है, और आखिर में मैं नेटो के बारे में कि वहाँ पे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की का क्या हाल हुआ। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट बाइडन सठिया गया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी सठिया गई है। अब इन्होंने क्लस्टर बम देने का ऐलान किया है यूक्रेन को। अब मैं थोड़ा पहले आपको क्लस्टर बम बता दूं। क्लस्टर बम है ना, ये एक अजीब किस्म का बम है। ये एक बहुत बड़ा मिसाइल टाइप का बम होता है, जो कि बाय हवाई जहाज के ज़रिए भी फेंका जा सकता है, ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये क्या होता है कि जब आप हवाई जहाज से इसको फेंकते हैं किसी एरिया पे, तो वो रास्ते में फट जाता है हवा में ही, और फिर इसमें से हज़ारों छोटे छोटे बम निकलते हैं। अब आजकल का छोटा बम, इसको आप ये ना समझेंगे पटाखा है, एक छोटा सा बम भी बड़ी तबाही लाता है। तो ऐसे हज़ारों छोटे छोटे बम मुख्तलिफ इलाकों में फ्लाई करते हुए यानी पूरे एक बहुत बड़े एरिया को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अब आजकल इसमें सेंसर वगैरह डाल के इतना वो कर दिया है कि टारगेटेड मुख्तलिफ एरियाज में चले जाते हैं। ये एक ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि इसमें से जो अब तक की हिस्ट्री रही है ना, वो ये रही है कि इसमें से आधे बम जब वो एक फेंकते हैं और इसमें से हज़ारों बम निकलते हैं, तो आधे बम मुख्तलिफ इलाकों में जाके फटते नहीं हैं, फिर किसी तौर पे फटने से रह जाते हैं। तो जैसे लैंड माइन होती है ना, कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बम लगा देते हैं, कोई इस पर चले तो वो फट जाती है, वो एक तरह की लैंड माइन बन जाती है। किसी बच्चे का हाथ लग जाए, कोई बच्चा इसको खिलौना समझ कर उठा ले, फट जाता है। किसी के टच करने से उससे ये फटता रहता है, और ये पड़े रहते हैं जब तक कि ये फटेगा नहीं। 50 साल बाद भी ये ख़तरा रहता है। मैं आगे लाओस के बारे में बताऊंगा कि लाओस में अमेरिका ने इसका कितना इस्तेमाल किया था। क्लस्टर बम के लिए फिर मुख्तलिफ मुल्कों ने 2008 में आयरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस की, और इसमें एक कन्वेंशन साइन किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और 1 अगस्त 2010 को ये कन्वेंशन साइन हुआ, जिसको 30 मुल्कों ने रेटिफाई किया। और फिर करते करते 10 फरवरी 2022 में 123 मुल्कों ने इसको रेटिफाई किया है कि ये बम यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। आपको पता है कि अमेरिका के फौजियों का, पॉलिटिशियन को इम्प्यूनिटी हासिल है कि इनके खिलाफ कभी कोई केस वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है भाई, बदमाश अपने रूल बनाता है खुद। 2001 से 2002 2 साल अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने हज़ारों क्लस्टर बम मारे, 1228 क्लस्टर बम फेंके, जिसमें से 2,48,058 छोटे छोटे बम निकले हैं। इराक में 91 में, 2003 में और 2006 में अमेरिका ने हज़ारों क्लस्टर बम मारे, और आज भी इराक के कई इलाकों में वो बम छोटे छोटे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं और फटते रहते हैं। 1991 में इराक में 61,000 क्लस्टर बम मारे गए, जिसमें से 20 मिलियन छोटे बम निकले हैं।
ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। 2003 से 2006 तक अमेरिका ने इराक पे 13,000 क्लस्टर बम मारे हैं, जिसमें से 2 मिलियन छोटे बम निकले हैं। ये भी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। और ये मुख्तलिफ वाक़या, मैं डिटेल आपको क्या बताऊं। 7 अप्रैल 2003 को बगदाद में क्लस्टर बम मारे गए, एक भी बम नहीं फटा, हज़ारों बम छोटे छोटे निकल के फैल गए। और बाद में ये मुख्तलिफ मौक़ों पे सिविलियंस के टच करने से फटते रहे। USA टुडे की रिपोर्ट है। 26 अप्रैल को जनरल रिचर्ड मेयर्स, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ने कहा कि अमेरिका ने सिविलियन कैजुअलिटी की है। 2011 में लीबिया में यूज़ किया, इसकी भी डिटेल में आपको क्या क्या बताऊं। और 2012 में सीरिया में बम यूज़ किए गए, ये क्लस्टर बम। अजीज़ दोस्तों, इंतहाई ख़तरनाक बम है जो कि बैंड है। और जब अमेरिका ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन को ये बम देंगे, तो इंग्लैंड, स्पेन और कई मुल्कों ने इसको अपोज किया है कि हम इसके हक़ में नहीं है, ये बम देना अच्छी बात नहीं है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि एक्चुअली यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक ज़िम्मेदार आदमी है, और हम जानते हैं कि वो रशिया में नहीं फेंकेगा ये बम, और क्लस्टर बम का इस्तेमाल रशियन टेरिटरी में नहीं होगा। तो ब्लिंकन साहब, ज़रा हम तो जाहिल लोग हैं, हमें ज़रा समझा दें कि आपने ये जो बम दिए हैं फिर वो कहाँ इस्तेमाल होंगे। भाई, रशिया से जंग है तो कहाँ इस्तेमाल करोगे? रशिया में नहीं करोगे तो यूक्रेन में करोगे, पोलैंड में करोगे, हंगरी में करोगे, कहाँ करोगे भाई? इस तरह की बातें करते हैं। बाइडेन कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन हमें अब ये फैसला करना पड़ रहा है। बाइडेन लिथुआनिया में नेटो की समिट कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले फिर लंदन उतर गया और ऋषि सुनक से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुलाकात की, उसको कन्विंस किया कि क्लस्टर बम के रास्ते में नहीं आओ भाई। तो नेटो समिट में क्लस्टर बम के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। ये है पावर ऑफ अमेरिका। क्लस्टर बम उन्नीस से 1973 तक अमेरिका के B-52 हवाई जहाज जो हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी चले थे, जो इराक वॉर में भी चले थे, वो कंटिन्यूस 9 साल तक लाओस में बम गिराते रहे, क्लस्टर बम। 270 छोटे छोटे बम उसमें से निकले हैं। ओबामा जब लाओस के दौरे पे गया था तो उसने कहा कि लाओस में ऐसा लग रहा था कि बम की बारिश हो रही है। माफ़ी नहीं मांगी इसने अपने इस भयानक अमेरिका के वार क्राइम के ऊपर। आज भी 75 मिलियन छोटे छोटे क्लस्टर बम के जो म्यूनिशंस हैं वो फटे नहीं हैं। 50 साल बाद भी अक्सर कोई ना कोई सिविलियन उस बम से उड़ जाता है। अजीज़ दोस्तों, ये है इसकी सूरत हाल। यूक्रेन लाओस की तरह हो गया है, ये अब लोग कह रहे हैं। दुनिया की 1/4 मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़राअत की खेती वाली ज़मीन, वो यूक्रेन में है। और ये बम अगर वहाँ पे चलने शुरू हो गए तो तबाही आएगी खेतियों की, और ये फिर कई डेकेड्स तक ये बम ख़तरा बने रहेंगे। लेकिन अमेरिका 7 समंदर पार है, अमेरिका समझता है उसको कोई मसला नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने रशियन गवर्नमेंट से कहा है कि जंग ख़त्म करने का एक आसान तरीका ये है कि आप सरेंडर कर दो, अपनी फ़ौजें वापस बुलाओ, यूक्रेन के सारे इलाके ख़त्म करो, 5 मिनट में जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम क्लस्टर बम भेजेंगे।
अब ये जो खेती वाली बात आई है ना, तो लिथुआनिया में भाषण देते हुए फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि अगले 12 से 18 महीने में यूरोप और अफ्रीका में फूड का, खाने का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि खेतियां तबाह हो जाएंगी और इससे अफ्रीका और यूरोप में एक ज़बरदस्त फूड क्राइसिस आएगा और हमें इस पे गौर करना चाहिए कि ये हमें बहुत तकलीफ़ देगा। लेकिन ये जो प्यार बढ़ता जा रहा है ना ज़ेलेंस्की और बाइडन का, अब आप ये देखें कि बाइडन जाके ज़ेलेंस्की जाके बाइडन से कहता है मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे दे दो। और बाइडन यूरोप को भी मजबूर करता है। यूरोप वाले जब ज़ेलेंस्की मांगता है ना, तो उससे कहता है ना कि पैसे दो, बम दो, एम्यूनेशन दो, आर्मर्ड व्हीकल्स दो, टैंक दो, तो वो कहते हैं हमारे पास अभी है नहीं। तो ये कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारे फलां इलाके में ये पड़े हुए हैं हथियार। इसको CIA इन्फॉर्मेशन देती है कि तुम यूरोप, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से ये मांगो और उनके फलां जगह पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल चल रहा है। देखें, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने कहा है कि F-16 अब अमेरिका देने वाला है यूक्रेन को, और F-16 न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकता है। और हम समझते हैं कि F-16 अगर यूक्रेन और रशिया के आसमान में कहीं भी हमें नज़र आया तो हम इसको न्यूक्लियर थ्रेट मानेंगे। अब उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं है, लेकिन हम उसको न्यूक्लियर थ्रेट मानेंगे और वो एक न्यूक्लियर वार की बिगिनिंग होगी। ये क्लियर अल्फाज में लावरोव ने कहा है। सर्जी लावरोव ने यह भी कहा है कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अमेरिका रशिया छोड़ देगा, अगर नहीं छोड़ता तो फिर याद रखें कि हम न्यूक्लियर जंग के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। यूक्रेन का मामला, जंग चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक वेस्ट अपने सारे गंदे प्लान ख़त्म नहीं कर देता और वो रशिया को हराने की बेवकूफ़ी अगर रखता है अपने जहन में, तो ये इनकी बेवकूफ़ी इनको भारी पड़ेगी। अब अगर आप ये देखें ना, तो इसमें अमेरिका के पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के भतीजे हैं, शायद नेक्स्ट इलेक्शन में कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने कहा है कि हमने रशिया के चारों तरफ मिसाइल लगा दिए हैं, रशिया को पूरे चारों तरफ से हमने घेरा हुआ है। इस तरफ से जापान में लगे हुए हैं, साउथ कोरिया में लगे हुए हैं, इस तरफ ईस्ट यूरोप में पूरे हमने नाटो के नाम पे मिसाइल लगाए हुए हैं। हर तरफ से रशिया को घेरा हुआ है, अलास्का से इस तरफ। आप सोचें अगर यही चीज़ रशिया अमेरिका के साथ करेगा तो आप चुप बैठोगे? ये मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कि रशिया को प्रोवोक किया गया है। नेटो को बढ़ा के अब 32 कंट्रीज का अलायंस हो गया स्वीडन के आने के बाद, और ये बढ़ा के घुसाए जा रहे हैं। और नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है स्टोल्टनबर्ग, ये तो बिल्कुल ही फारिग आदमी है। और आप रशिया को धमकियां दे के इससे कोई हासिल नहीं कर सकेंगे। यूरोप में काफ़ी अब इख्तिलाफ आ रहा है। फ्रांस अपनी जगह आस्ते आस्ते मामले को डिफरेंट तरीके से चला रहा है। हंगरी ने साफ कहा है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं विक्टर ऑर्बन, ये जब समिट में जा रहे थे लिथुआनिया, तो इन्होंने जाते हुए कहा कि एक ही टॉपिक होगा उधर, यूक्रेन वॉर। और हम समझते हैं कि जंग ख़त्म करनी चाहिए बजाय इसके कि जंग को और बढ़ावा दिया जाए। और जंग ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि यूक्रेन को हथियार देने के बजाय यूक्रेन को मजबूर करो कि डिस्कशन करे, पीस एग्रीमेंट की बात करें, नेगोशिएशंस करें। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2022 में मैं यूक्रेन जा रहा था,
तो मुझे 11 घंटे का मुख्तलिफ सफ़र करते हुए मैं यूक्रेन पहुंचा। जैसे ही मैं ज़ेलेंस्की के पास पहुंचा, ज़ेलेंस्की ने मेरे हाथ में पेपर पकड़ा दिया। मैंने कहा क्या है? कहता है ये हमारी शॉपिंग लिस्ट है, हमें ये हथियार चाहिए, फ़ौरन सप्लाई करो। कहता है मैं हैरान रह गया, मैं सोचता रहा कि मैं क्या अमेज़ॉन हूँ का ऑर्डर कर दिए कि ये दे दो। ये रशिया जो है, यूक्रेन जो है ना, दुनिया का करप्ट तरीन कंट्री था और है। देखें, यूक्रेन है ना, ये इतना करप्ट था कि इसके बारे में ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें रिपोर्ट निकली थी इसकी करप्शन के बारे में, और उन्होंने कहा था कि इसने ओपोजिशन को बैन कर दिया है। टोटल डिक्टेटरशिप है, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होते, कोई ओपोजिशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, टोटल डिक्टेटरशिप। ये वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड देखें, आज से नहीं, जंग से पहले से। चर्च को तबाह किए, जितने इसके खिलाफ क्रिटिसिज्म करते थे उनको जेल में डाल दिया। मीडिया को टोटल कंट्रोल, मुख्तलिफ ज़बानों को कंट्रोल किया, जर्नलिस्टों को जेल किया। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में कोई इलेक्शन नहीं करवाता। ये जंग तो अभी शुरू हुई है, ये सब शुरू से हो रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं अर्सला वॉन डर लेyen, इन्होंने अभी नेटो की समिट कॉन्फ्रेंस में स्पीच करते हुए कहा कि पहले ज़ेलेंस्की करप्शन ख़त्म करे यूक्रेन में करप्शन डीप रूटेड है, और इतनी ज़्यादा है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो सोच भी नहीं सकते यूक्रेन को मेंबरशिप देने के लिए। साफ अल्फाज में मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे स्पीचेस की, ज़ेलेंस्की भी आया। ज़ेलेंस्की का ये फ़ोटो है ना, वो बड़ा मशहूर हुआ कि सब आपस में गप्पे मार रहे हैं, ये कोने में खड़ा हुआ है। और इसने बाद में अपने बयान में भी अपने गुस्से का इसने वो किया कि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, कि मुझे मुख्तलिफ बहाने करके नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जा रही। नेटो ने कहा कि यूक्रेन को दावत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक यूक्रेन सारी शर्तें पूरी नहीं करे। लिथुआनिया में ये बात करते हुए यूक्रेन को उन्होंने कहा कि हम अभी तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं दे सकते, रोड मैप नहीं दे सकते, और ज़रूरी यह है कि पहले यूक्रेन जंग जीत के आए, और जंग जीतोगे तो मिलेगी मेंबरशिप, जंग नहीं जीतोगे तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, और जंग जीतने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये रशियन प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने कहा है कि अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वूमेन है मारिया ज़ाखारोवा, इन्होंने कहा कि नेटो की मेंबरशिप ज़ेलेंस्की को इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसलिए नहीं मिल रही कि नेटो का चार्टर कहता है कि नेटो के किसी मेंबर मुल्क की किसी के साथ जंग हो जाए ना, तो सारे नेटो के मेंबर कंट्रीज़ मिल के वो जंग लड़ेंगे। तो यूक्रेन रशिया के साथ वॉर कर रहा है, तो अगर नेटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन, तो पूरे नेटो को फिर रशिया से लड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए कि नेटो ऑलरेडी लड़ रहा है हमारे साथ। यूक्रेन की क्या औकात है, नेटो ही तो लड़ रहा है, नेटो के हथियार आ रहे हैं, नेटो का सब कुछ आ रहा है। ये एक्चुअली नेटो का एक गंदा प्लान है। वो ये है कि वो सारे यूक्रेनियन को ख़त्म करना चाहता है, और जब तक कि यूक्रेन के बॉर्डर्स का फैसला नहीं होगा तब तक नेटो का मेंबर बन नहीं सकता कोई भी मुल्क। तो उसने कहा एक्चुअली मसला ये है कि ये जंग जब ख़त्म होगी ना, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है ना, उसको पोलैंड में शामिल करने की नेटो की प्लानिंग है, और इसलिए ये शामिल नहीं करते। अब यूक्रेन में फ़ौजी तो नहीं है कोई,
यूक्रेन के फौजी तकरीबन मर गए हैं या सरेंडर कर दिया है। अब सिविलियंस को भेजा जा रहा है और वहाँ पे भांत भांत के हथियार हैं। देखें, भारत है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, जब ये हथियार खरीदते हैं किसी मुल्क से तो बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको चलाने की ट्रेनिंग होती है, उसको उसका पूरा एक टेक्नोलॉजी होती है, उसकी रिपेयरिंग का मैनुअल होता है कि ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ये वो। जबकि यूक्रेन में जर्मनी हथियार भेज रहा है, फ्रांस भेज रहा है, इंग्लैंड भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, सब भेज रहे हैं मुख्तलिफ हथियार। ट्रेनिंग कोई है नहीं, चलाना आता नहीं, और अब फौजी भी नहीं है, सिविलियंस हैं। तो आप इनको खुदकुशी करने पे भेज रहे हैं अपने सिविलियंस को। ये अमेरिका का एक बहुत ही गंदा तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। दूसरी तरफ आप ये देखें, अमेरिका और वेस्ट इंडिया को कह रहा है कि आप तेल खरीद रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं कि रशिया से डील बंद करो। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, रशिया में जो 20 बड़ी फॉरेन कंपनीज काम करती हैं ना, वो 20 की 20 वेस्ट की हैं। सबसे बड़ी कंपनी फिलिप मॉरिस अमेरिकन, जो सिगरेट बनाती है, मार्लबोरो वगैरह, सबसे बड़ी कंपनी है। $7.88 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है इसको 2022 में, पिछले साल। जापान टोबैको, लेरो मेर्लिन फ्रांस, पेप्सी अमेरिका, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यूके, वियोन फ्रांस, हॉलैंड, औशां फ्रांस, मेट्रो एजी जर्मनी, डानोन फ्रांस, ह्यूंडई साउथ कोरिया, मार्स अमेरिका, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अमेरिका, चेरी ऑटोमोबाइल चाइना, कारगिल अमेरिका, रायफर्सन डेनमार्क, सैमसंग साउथ कोरिया, कार्ल्सबर्ग बियर डेनमार्क, किया मोटर्स साउथ कोरिया, यूनिपर एसई जर्मनी, आइकिया स्वीडन। और दुनिया को कह रहे हैं वहाँ बिजनेस नहीं करो, इनकी कंपनियां वहाँ पे ये सारी चीज़ें करती हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड है, ये है, रेसिज्म हो रहा है, क्रिकेट नहीं बंद कर दी, पूरी साउथ अफ्रीका पे एम्बार्गो। वहाँ पे अमेरिका और यूरोप की पेट्रोल कंपनियां, शेल और सब काम करती थी। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। अजीज़ दोस्तों, अभी आपने सुना था रशिया में म्यूटनी हुई थी, बगावत हुई थी, और रशिया के एक मर्सनरी थे, वैगनर ग्रुप, वो एक ही दिन में मामला टाइम फिश हो गया था। वेस्ट ने इसको बहुत उछाला था। तो वो वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन है ना, जो लीडर, वो 24 जून को व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए और उनके साथ उनके सारे कमांडर थे, और उन्होंने मिल के वहाँ पे 3 घंटे व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग की। 35 लोग थे उसके साथ, और एक तरह से वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी और अपना बताया कि हमारा क्या मसला था और क्या ये सब चीज़। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी हमदर्दी से इनकी बातें सुनी और उन सब को जॉब पे रख लिया फ़ौज में, और उनको कहा कि आप रशियन फोर्सेस के लिए लड़ो। एक और चीज़ रशिया के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है मुख्तलिफ, उसमें अभी वेस्ट ने फ़ौरन ये खबर निकाली कि पुतिन ने अपने 67-year-old जनरल वैलेरी को कमांड का, यूक्रेन की कमांड से हटा दिया है। हालांकि अभी उसको 6 महीने ही हुए थे रखे हुए। इस खबर के आने के कुछ ही घंटों बाद रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जनरल वैलेरी की एक वीडियो रिलीज़ की, और उन्होंने कहा कि ये तो देखो बैटल फील्ड में यूक्रेन में बिज़ी हैं, ये वेस्ट का मुसलसल प्रोपेगेंडा है। अजीज़ दोस्तों, मेरे पास इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबा हो गया। आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि रशिया के यूक्रेन के पास अब फौजी हैं नहीं, सिविलियन भेज रहा है और मर्सनरी अपॉइंट कर रहा है। मर्सनरी होते हैं जिनका उस इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ अपने माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, भाड़े की फ़ौज जिसको कह लें। तो वो मर्सनरीज़ हैं ना, वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया और अमेरिका से हायर कर रहा है। और ऑलरेडी 2029 मर्सनरी काम करना शुरू कर दिया है, और 2600 मर्सनरी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुँचे हैं।
और अब मर्सनरीज के जरिए जंग लड़ेगा। जंग भाड़े की फौज होती है ना, वो माल बनाने के लिए आती है, वो अपनी जान वान खतरे में नहीं डालती। ये जंग है ना तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ये जंग अब एंड पे है, और मैं समझता हूँ कि इसको जीतना तो दूर की बात, लंबा खींचना भी मुमकिन नहीं। ज़ेलेंस्की ने जान का जोर लगा लिया। लंबी चौड़ी मेरे पास है कि जर्मनी के चांसलर ने क्या कहा, फ्रांस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, मेंबरशिप नहीं दे सकते जब तक जंग नहीं जीतोगे। जंग जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका यूक्रेन को अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।